देखें, अभी ना यहाँ पर वही हमारा पुराना वाला बना हुआ है एक फंक्शन। पर्सन का फंक्शन है जिसमें नेम था है और एज जो है वो 26 है। तो एक फंक्शन, उसका ऑब्जेक्ट का एक मेथड होता है और उसको हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट कीज के नाम से। तो उसका काम क्या होता है कि जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कीज होती है ना, नेम एक की है, एज एक की है, तो ये दोनों कीज हैं। और भी कीज लिख लेते हैं हम, जैसे कि CNIC लिख लेते हैं। तो CNIC भी एक की है। और CNIC में जाहिर है कुछ नंबर्स आएंगे। तो अब आपके पास कितनी कीज आ गई, नेम, एज और CNIC। तो अगर आपको अपने फंक्शन, अपने ऑब्जेक्ट में से कीज को निकालना है, तो आप इस ऑब्जेक्ट डॉट कीज के मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है उसका O कैपिटल होगा, ठीक है, और वो ग्रीन कलर में हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट कीज के अंदर मुझे पास करना पड़ेगी अपने ऑब्जेक्ट का नाम। ये जो पर्सन का ऑब्जेक्ट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने बोला कि मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट में से जितनी भी कीज हैं वो निकाल कर दे दें। तो ये क्या करेगा कीज, ये मुझे इन तमाम जो कीज है ना इस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो क्या है, नेम, एज और CNIC, इन तमाम नामों को, ये जो तीन नाम है नेम, एज और CNIC, ये निकाल के एक एरे के अंदर रखेगा और मुझे रिटर्न करा देगा। तो मुझे अगर रिटर्न चाहिए तो उसको मैं कैच कर लेता हूँ एक उसमें वेरिएबल में। मैंने ए के नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है, और ए के नाम के वेरिएबल को हम लॉग करा कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ आई है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, तो आपको यहाँ पर नेम, एज और CNIC जो है वो लिखकर मिलेगी। अब ये सब हुआ किस तरह, ये मैं, फंक्शन को आपने कॉल, फंक्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट। सॉरी, ऑब्जेक्ट पे कॉल करवाया। यार इसकी कीज आपने की है ना, कीज में तो अभी पूरी डिफाइन हुई नहीं है। जी हाँ, तो आपको अगर कभी भी अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, या फिर कीज एक ही बात है, अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को निकालना हो और निकाल के आपको इस तरीके से अगर यूज करना हो तो आप कर सकते हैं। करना क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज का मेथड लिखेंगे और अपने उसमें अपने ऑब्जेक्ट का नाम पास कर देंगे। तो क्या होगा कि वो रिटर्न करा देगा, आपकी तमाम कीज को एक एरे में रखेगा और रिटर्न करा देगा। आप उसको कैच कर लेंगे और कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे तो आपको एरे एक मिल जाएगा जिसमें आपकी तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो रिटर्न होकर आपको मिल जाएंगी। तो ये बात आपको समझ में आई। जी सर। अच्छा जी देखें, जी। अब मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने ना बनाया हुआ है वो करेंसी कन्वर्टर। तो करेंसी कन्वर्टर में मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने USD, PKR, AED और INR ये मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने क्या किया, देखें, इसका नाम क्या है, एक्सचेंज रेट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं कुछ, USD, PKR, AED, INR। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट डॉट कीज की मदद से एक्सचेंज रेट को
एक्सचेंज रेट को मैंने क्या किया, लगा कर ये तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसको एक एरे के अंदर रखकर रिटर्न करा दिया, करेंसी चॉइसेस के वेरिएबल के अंदर कैच कर लिया मैंने। अब इस करेंसी चॉइसेस के वेरिएबल में क्या चीज़ आ गई, मेरी ये तमाम प्रॉपर्टीज आ गई एक एरे के अंदर। ठीक है, तो आपको क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब मैंने यहाँ सर नीचे इंक्वायरर में मतलब देखें। जी जी बोलें। मतलब जो यूएसडीपी के आ रही है एक ऑब्जेक्ट की कीज है, ये कीज की तरह। जी हाँ, ये ऑब्जेक्ट की वो है ना, प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं इसको इस तरह करके लिख दूं, जी तो एक ही बात है, ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं। और ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये मैंने ऑब्जेक्ट डॉट कीज के मेथड की मदद से एक एरे के अंदर इन तमाम को रखकर रिटर्न करा दिया करेंसी चॉइसेस के वेरिएबल में। जी सर। अब ये जो करेंसी चॉइसेस का वेरिएबल है, आपको पता है ना, इंक्वायरर जब हम बनाते हैं और जब हम उसमें ऑप्शंस शो कराते हैं तो चॉइसेस के अंदर हम क्या चीज़ देते हैं, एरे देते हैं। याद है ना आप लोगों को? जी सर। जी सर, मल्टीपल चीजें ऐड करवाने के लिए। चॉइसेस में क्या चीज़ देते हैं, एरे देते हैं। तो जी। मेरे पास इस करेंसी चॉइस के अंदर क्या चीज़ आया है, एरे आया है। और वो एरे किस चीज़ का है, यूएसडी पीकेआर एईडी आईएनआर। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये एक एरे के अंदर आ गई और वो रिटर्न होके किस में आई है, करेंसी चॉइसेस के अंदर। तो मैं डायरेक्टली अपने चॉइसेस में करेंसी चॉइसेस को पास कर दूंगा। यहाँ पर अगर मैं करेंसी चॉइसेस लिख दूं तो इसके अंदर एरे ही तो आया है। जी सर। मतलब अब मुझे इंक्वायरर में अपनी प्रॉपर्टीज नजर आ जाएंगी सारी, यूएसडी पीकेआर एईडी आईएनआर। इसको जरा चला कर देखते हैं कि ये आएंगी भी क्या नहीं आएंगी नजर। तो आपको ये तमाम प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, यूएसडी पीकेआर एईडी जी आईएनआर। अब ये प्रॉपर्टीज जो है, क्या मैंने ये चीजें यहाँ पर लिखी हैं हार्ड कोड वैल्यू करके स्ट्रिंग में? नहीं, हाँ सर, नहीं मतलब आपने एक वेरिएबल के अंदर कैच करवा के उसको एरे के अंदर रख वेरिएबल दिया के अंदर। और रिटर्न करवा दिया उसकी वैल्यूज। और एक ऑब्जेक्ट डॉट कीज के मेथड से वो एरे में एक वेरिएबल में आ गई, और वो करेंसी चॉइसेस का वेरिएबल आपने यहाँ लिख दिया। समझ आई आप लोगों को किस तरीके से ऑब्जेक्ट डॉट कीज को यूज किया है? जी सर। जी सर। यही ठीक है। मुझे यही मुझे आपको बताना था। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट कीज आपको समझ में आ गई कि हम इसको यूज भी कैसे करेंगे। तो ऐसे यूज कर सकते हैं हम, वो एक एरे रिटर्न करता है और चॉइसेस में उस एरे को हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अगर हमें बाद में यूज करना हो तो इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज से क्या निकलती हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। वैल्यूज कराते हैं, प्रॉपर्टीज और कीज। प्रॉपर्टीज या फिर कीज, एक ही बात है। तो प्रॉपर्टीज निकल कर आ जाती हैं। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज है ना, उस तरीके से होता है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। तो अब आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि वैल्यूज से क्या चीज आएंगी आपके पास। जी सर, ताहा ताहा 26 26 और एनआईसी और नंबर। नंबर। तो देखते हैं जरा कि इसके अंदर क्या रिजल्ट आता है। एरे के अंदर क्या आ गया, वैल्यूज आ गई। आप वैल्यूज आ गई। आपकी वैल्यूज आ गई, ताहा 26 और नंबर्स जो हैं वो एरे के अंदर आ गए। तो ये दो मेथड हैं। इन मेथड को आप यूज करके अपने ऑब्जेक्ट की कीज को और वैल्यूज को एक एरे के अंदर रख सकते हैं। और उस एरे को जी। बाद में आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा यूज केस आ जाए तो। आप लोग नोट कर लें, एक मैंने बताया ऑब्जेक्ट डॉट कीज, दूसरा मैंने बताया ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। अच्छा, उसके बाद ना एक चीज होती है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। एंट्रीज, ये एंट्रीज क्या करती है,
ये आपके की वैल्यू पेयर जो है, मतलब ये क्या है, आपकी की है और ये क्या है, उसकी वैल्यू है। तो ये जो की वैल्यू पेयर है ना, इसको एक सिंगल एरे के अंदर रख के आपको शो कराएगी। एज और 26 ये एक पेयर है की वैल्यू का, ये दूसरे एरे के अंदर आपको रखकर शो करा देगा। और CNIC और नंबर, ये एक आपका की वैल्यू पेयर है, इसको तीसरे एरे के अंदर रख के शो करा देगा। एक एक पेयर को एक एक एरे के अंदर रखकर शो करा देगा। ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ठीक ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज का रिजल्ट देख, अच्छा देखें, तो इसको ना यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि एंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो एक पेयर है आपका, नेम और उसकी वैल्यू ताहा, एज की प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू 26, CNIC की प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू, ये अलग अलग एरेज के अंदर आ रहे हैं। एक एरे के अंदर अलग अलग एरेज बन गई है, मतलब 0 इंडेक्स पे एक एरे है, फर्स्ट इंडेक्स पे एक एरे, सेकंड इंडेक्स पे एक एरे बन गया। और वो किस हिसाब से बना है, इसके की वैल्यू पेयर्स के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज क्या करता है, आपको समझ में आया? जी सर, सिंगल एरे के अंदर तब्दील करके आके रहता है वैल्यू को। ये एरे में सेट कर दिया। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट डॉट असाइन एक चीज है, तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या है उसको जरा हम देख लेते हैं। देखें, ऑब्जेक्ट असाइन जो है वो एक स्टैटिक मेथड है। कॉपीज ऑल इन्यूमरेबल ओन प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन और मोर सोर्स ऑब्जेक्ट टू अ टारगेट ऑब्जेक्ट, इट रिटर्न्स अ मॉडिफाइड टारगेट ऑब्जेक्ट। कहना ये चाह रहे हैं ये कि अगर आपके पास दो अलग अलग किस्म के एरे हैं और उन दोनों एरे को अगर आप मिलाकर एक, सॉरी एरे नहीं, ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास दो अलग अलग किस्म के ऑब्जेक्ट हैं और उन दोनों ऑब्जेक्ट को मिला के आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना चाह रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्ट डॉट असाइन की मदद से लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो होता ये है कि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। और असाइन को चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, वैसे हम ना दो ऑब्जेक्ट्स या दो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा, जितने भी हों, तीन हो, पांच हो या अनलिमिटेड हो, तो उसको उन तमाम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू पेयर्स को एक ऑब्जेक्ट में रखने के लिए यूज करते हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ पर पर्सन 1 का ऑब्जेक्ट है, तो मैं पर्सन 2 का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अच्छा सर, इसमें कॉन्स्ट की कोई, इन्होंने जो कॉन्स्ट लगाया हुआ है तो इसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? जैसे हम कॉन्स्ट को दोबारा, तो ऑब्जेक्ट में ऐसी कोई चीज नहीं है? मिसाल के तौर पे कौन से कॉन्स्ट की बात करिए आप? यहाँ पर ये जो जैसे कॉन्स्ट इन्होंने लगाया हुआ है इन्होंने, बनाए हुए हैं, तो इसका, इससे कॉन्स्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्स तो ऑब्जेक्ट को? कॉन्स तो इसलिए लिखते हैं ताकि आपकी वो वाली वैल्यू लॉक हो जाए, आपकी वो वाली वैल्यू बाद में कोई चेंज ना कर सके, आपके ऑब्जेक्ट को कोई चेंज ना कर सके, इसलिए लिखते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेट से बना लें, कॉन्स से बना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा देखें, लेट पर्सन 1 नेम ताहा एज 126, CNIC इसकी ये है और इसकी ये, इसके नाम को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये हमने बना लिया, दो ऑब्जेक्ट बना लिए, पर्सन 1 और पर्सन 2। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक यहाँ पर बनाऊँ ऑल पर्सन
ऑल पर्सन डाटा के नाम से। ठीक है, तो ये जो ऑल पर्सन्स डाटा है, इसका क्या है कि इसके अंदर हम लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन जो है ना, वो लेता है टारगेट और सोर्स। टारगेट और सोर्स, अब ये जो टारगेट है, बेसिकली ये जो टारगेट है ना, ये वो है जिसके अंदर तमाम चीज़ें आएंगी। तो ये आएंगी एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर दे दिया। अब कॉमा लगाकर आप देखेंगे ना यहाँ पर, अगर तो वो बताएगा कि यहाँ पर एक टारगेट का पैरामीटर है और बाद में सोर्स है। तो ये जो टारगेट है, ये टारगेट क्या है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमने दे दिया यहाँ पर। अब उसके बाद सोर्स है, तो सोर्स में आप कितने भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं पर्सन 1 देता हूँ। ठीक है, तो ये जो पर्सन 1 है ना, इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर नेम 1 था, एज 26, CNIC, ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाकर पर्सन 2 यहाँ पर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर नेम 1 था, एज 126, CNIC 1 ये आ चुका है। और फिर नेम 2 अहमद, एज 262, CNIC 2 ये आ चुका है। तो ये सब किसके अंदर है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो अगर आपके पास अलग सर अलग ऑब्जेक्ट हों। जी बोलें। नहीं सर, मैं समझी, सिर्फ आपने एक पर्सन लिखा है, आपने दोनों पर्सन लिखे हैं इसका मतलब। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या करता है, वो आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आप लगा बनाते हैं, टारगेट। ये टारगेट कौन सा टारगेट है, जिसके अंदर सारी चीज़ें आके जमा होंगी। सारी चीज़ें आके इसके अंदर जमा हो रही हैं, तो ये अच्छा टारगेट है। सर, जी। जिसमें सर हम पहले वाले निकाल रहे थे तो उसका तो एरे के अंदर आता है, इसमें एरे के अंदर आ सकता है, मतलब एरे, एक एक करके अगर देखा जाए। हाँ, लेकिन लेकिन ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं हम। एरे के लिए हम यूज करते हैं वो स्प्रेड ऑपरेटर। जैसे हम स्प्रेड ऑपरेटर में डॉट डॉट लगाकर हम उसकी वैल्यूज को बुला रहे थे ना एक अच्छा, उसमें। हाँ, जी जी जी। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। आपके माइंड में उसी को लेकर सवाल आया होगा, तो मैं समझ गया। तो स्प्रेड ऑपरेटर एरे में हम यूज कर रहे थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डॉट 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 लगाकर एरेज की वैल्यू कॉपी कर रहे थे। जितने भी एरे हैं उसको डॉट 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 के नाम से लिख दे रहे थे, कॉमा लगा के बीच में। तो जी उसकी सर। सारी वैल्यूज एक और उसके अंदर आ जा रही थी, एरे के अंदर। अरे मैं, इसी तरीके, उसी कॉन्सेप्ट से आप इसको सोचें कि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन जो है, वो यही काम करे है, टारगेट और सोर्स के ऊपर चलता है। ये टारगेट मतलब, टारगेट में हम हमेशा एम्प्टी एरे ये देते हैं, एम्प्टी करली ब्रेसेस। इस एम्प्टी करली ब्रेसेस का मकसद ये होता है कि तमाम चीज़ें इसके अंदर आके जमा होंगी। और बाकी उसके बाद हम सोर्सेज देते हैं। तो सोर्स में हम अपने ऑब्जेक्ट पास करते हैं, जैसे कि पर्सन 1 दे दिया। पर्सन 1 मैंने आपको अलग से दिखाया था, इसका पूरा डाटा इसके अंदर आ गया था। फिर कॉमा लगा के पर्सन 2 दिया मैंने, तो इन दोनों का डाटा अब इसके अंदर आ गया। क्लियर है? जी जी सर। आप सबको क्लियर है? जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरा पर्सन है, उस पर्सन के अंदर मैंने 3 प्रॉपर्टी और 3 उसकी वैल्यूज लिखी हुई हैं, और मैंने कोई डाटा टाइप इसको नहीं दिया। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर डाटा टाइप लिखा है ना, मैंने टाइप बनाया ना, इंटरफेस बनाया है ना, फिर इंडेक्स सिग्नेचर कुछ भी नहीं बनाया है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम है और यहाँ पर क्या है, उसकी की वैल्यू पेयर्स आई हुई है।
अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ person1 डॉट name1 को मैं यहाँ पर सेट करना चाह रहा हूँ अहमद से। तो जब मैं अपने इस person1 को console डॉट लॉग कराऊंगा, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, उसमें नाम चेंज हो चुका होगा, और वहां पर ताहा की जगह क्या आ जाएगा, अहमद आ जाएगा। अहमद आ जाएगा। तो सही। क्या हुआ कि हमने अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू अपडेट कर ली। तो इस तरीके से मैं एज को भी अपडेट कर सकता हूँ, मैं सीएनआईसी को भी अपडेट कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से ये कर रहा हूँ। जी सर, सर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ब्लॉक स्कोप की तरह भी तो ले सकते हैं। जैसे कि जैसे कि मतलब हमने इससे करीब तब आपने जो समझाया था ब्लॉक स्कोप का, लोकल स्कोप ब्लॉक स्कोप, नहीं नहीं, कि वो आप अपने स्कोप से। लोकल लोकल स्कोप ब्लॉक स्कोप का इसमें कुछ वो नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंपल आपका एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कुछ वैल्यूज है। जैसे नेम1 की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, ताहा। एज1 की वैल्यू क्या है, 26। सीएनआईसी1 की क्या है, ये है। तो आप क्या करें, इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। आपने अपडेट क्या कर। अपडेट कर रहे हैं, आपने क्या किया, person1 डॉट लगा के नेम1 को आपने अपडेट करके ताहा को अहमद कर दिया। ऐसे ही मैंने हाँ। एज को 50 कर अच्छा दिया, अच्छा। बस वैल्यू अपडेट कर रहे हैं सिंपली, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सही। यहाँ पर अगर मैं इसको person1 डॉट CNIC को अपडेट करके कर दूं 00। अच्छा, जीरो तो हम इस तरह नहीं ले सकते, तो कुछ ऐसे 777 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको जब मैं देखूंगा तो ये तमाम वैल्यूज से अपडेट हो चुकी होंगी। नाम अहमद, एज 50, CNIC 777। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है, आपको ये बात समझ में आई कि किस तरीके से अपडेट किया है। जी जी सर। सर। और वैल्यू इसको एक्सेस किस तरह किया है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट लगाया और प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया, उसको हाँ। अपडेट कर दिया। ये भी क्लियर है ना। जी सर। जी सर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप ना अपने ऑब्जेक्ट के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको अपडेट नहीं करने देना चाहते। आप ये नहीं चाहते कि इसकी जो वो है ना प्रॉपर्टीज, वो कोई भी अपडेट कर सके। तो उसके लिए एक चीज होती है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। अब करते ये हैं कि हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ओ कैपिटल होता है, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज को हम यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज को हम देखते हैं ये क्या कह रहे हैं हमसे। तो ये एक मेथड है, और ये हमसे कह रहा है कि कुछ फंक्शंस देने। तो हम यहाँ पर पास कर देंगे अपना ये ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हम कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर वैल्यू नेम की ताहा रहती है या अहमद हो जाती है। तो यहाँ पर कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी नेम1 ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो इसने एक एरर मुझे ये दे दिया कि भाई मैं यहाँ पर जो आपकी आप जो असाइन करना चाह रहे हो ना वैल्यू, वो वैल्यू असाइन करना उसकी परमिशन ये नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पे मैंने इसको फ्रीज कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको फ्रीज कर दिया, तो person1 का जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो फ्रीज हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट फ्रीज हुआ है ना, ये आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ये आपको एरर देगा। आपको समझ आ रही है बात। जी सर। अगर मैं सर। इसको कमेंट कर दूं, अब चला कर देखूं, अब तो ये मुझे सही चला कर दे रहा है, ताहा 26 और ये। लेकिन जैसे ही मैं इसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मुझे एरर दे दे रहा है।
वो मुझे एरर क्या दे रहा है कि कैन नॉट असाइन रीड ओनली प्रॉपर्टी नेम वन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अब जो मेरी ये प्रॉपर्टी है वो रीड ओनली प्रॉपर्टी बन चुकी है। रीड ओनली कुछ इस तरीके से होता है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फ्रीज करके आपको दिखाऊं तो क्या वो इस तरीके से ना कर रहा है कि आपके इसको, ये जो आपका है इसको ना रीड ओनली कर दे रहा है। तो रीड ओनली के मतलब मैं आप ऐसे लिखा नहीं जाता है, ये मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ। ये रीड ओनली जो है ये आपकी इस प्रॉपर्टी को रीड ओनली बना दे रहा है। मतलब आपका जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ना आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। इसको पढ़ सकते हैं आप लेकिन चेंज नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज जो है वो यही करता है, आपके ना तमाम प्रॉपर्टीज को रीड ओनली कर देता है। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज ये क्या कर रहा है, आपकी तमाम प्रॉपर्टीज को रीड ओनली प्रॉपर्टी कर दे रहा है। रीड ओनली प्रॉपर्टी क्या करता है, वो आपकी प्रॉपर्टी को वो सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के वो काबिल छोड़ता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने देखा ना कि मैंने ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज को जब लगाया तो वो आंसर आपको दे रहा था पुराना वाला। ठीक है, ये नेम जी सर। ताहा डॉट इंटरसेक्स और CNIC। जैसे ही मैंने इसको अपडेट करने की कोशिश की यहाँ पर, तो उसने यहाँ पर मुझे दे दिया था एरर। और उसने बोला कि भाई आप ना इसको कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी नेम वन टू ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको ये लाइन समझ में आई कि ये क्या कह रहे हैं? जी सर। जी सर। तो ये भी आपके काम में आएगा कि ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज आपकी इन प्रॉपर्टीज को फ्रीज कर देता है। और फ्रीज करके फिर आप कोई भी हो वो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर लिखे हुई प्रॉपर्टी को अपडेट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर होता ये है कि आपने एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी, ठीक है, नेम वन जो है वो ताहा है। अब अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज लगाना भूल गए, आपने नहीं लगाया ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, तो कोई भी आसानी से क्या कर सकता है, आपके आपके इस नाम को चेंज कर सकता है। कोई भी बाहर से एक कोड लिख दे एक लाइन का कि पर्सन वन डॉट नेम वन को ताहा कर दो, तो क्या होगा कि आपका नाम चेंज हो जाएगा। जी आपको सर। समझ में आ रही है ना बात? तो जी बिल्कुल। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी फ्रीज हो जाए, तब आप ये यूज करते हैं। और इससे फायदा क्या होगा मुझे बताइए। कि आपका कांटेक्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता, एक ही डायरेक्शन मतलब एक ही वे में रह सकता है आपका कांटेक्ट। हाँ ये बोल आप, सकते हैं। हाँ आपका जो कंटेंट है उसके अंदर हम्म। कंटेंट भी नहीं, प्रॉपर्टी कहेंगे डायरेक्ट, कि आपका जो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं कर सकता कोई भी, उसकी वैल्यू अपडेट नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी की वैल्यू अपडेट नहीं कर सकता कोई भी। एक ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए एक हमारे पास लूप होता है जिसको हम कहते हैं फोर इन लूप। फोर ऑफ लूप जो होता है वो एरे के लिए हम यूज करते थे। इसी तरीके से फोर इन लूप होता है एक, वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है। तो यहाँ पर मैं नेम भी ऐड कर लेता हूँ। इसके अंदर ए के ऑब्जेक्ट के अंदर नेम एज और अलाइव जो है, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। इसके लिए हम फोर इन लूप का यूज करेंगे। तो फोर इन लूप को लिखते कैसे, फोर इन, फोर इन जब आप इस तरीके से लिखेंगे ना तो आपको सजेशन में पूरी बॉडी मिल जाएगी फोर इन की। इस फोर इन को आप क्लिक करें तो ये आपको पूरा लिख कर दे देगा। अब इसमें से चीज़ें हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। तो इफ कंडीशन हटा देते हैं, यहाँ पर ये बॉडी आ गई हमारे पास फोर एन की, फोर एन। अब यहाँ पर ये एक वेरिएबल बनाया गया है कॉन्स्ट की के नाम से। ठीक है, ये जो की है इसके अंदर आपकी की एक एक दफ़ा आती जाएगी। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ए है, तो ए लिख देते हैं यहाँ पर।
ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए है, तो हमने ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिख दिया ए। और जो ये की है, ये की क्या है, आपकी ये वाली कीज है, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, इसको मैं प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। तो मतलब बात यह है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो एक एक करके इस प्रॉप के वेरिएबल के अंदर आती जाएंगी, और आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिख दूं console डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं प्रॉप को console डॉट लॉग करा दूं, तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो आपके पास ये एक एक करके तमाम प्रॉपर्टीज आ गई, नेम एज अलाइव। तो आपको ये बात समझ में आई कि फॉर इन लूप किस तरीके से यूज होता है। जी सर। अब देखें, ये जो है ना प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको बैक टिक के अंदर यहाँ पर इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, तो आपको पता है कि इससे तो प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो जैसे ही प्रॉपर्टी आएगी, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा कि दोबारा से मैं यहाँ पर लिखाता हूँ, डॉलर साइन करली ब्रैकेट, इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि अपने डायनेमिकली हम किस तरीके से करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, और उसके बाद ये लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें हम अपनी प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं, तो वो उसकी वैल्यू बता देता है। तो यहाँ पर मैं जब लिखूंगा ना प्रॉपर्टी, अच्छा ये क्या करे, इम्प्लिसिटली टाइप एनी, तो इसको यहाँ पर मैं एनी कर देता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, तो अब ये लूप किस तरीके से काम कर रहा है ज़रा मैं आपको बताता हूँ। ये जो फोर इन लूप है, ये फोर इन लूप में आपने सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, और यहाँ पर क्या है, एक आपने नाम लिखा अपने वेरिएबल का, कॉन्स्ट से आपने एक वेरिएबल बनाया प्रॉप के नाम से। ठीक है, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ताहा भी दे सकता हूँ इसको नाम। ठीक है, तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया, प्रॉपर्टी का शॉर्ट प्रॉप दे दिया मैंने। अब इन का जो वर्ड है, वो इन का वर्ड जो है वो फोर इन के लूप में आता है। तो ये जो ए है, ये ए जो है ये आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पर देखें ए आपके ऑब्जेक्ट का नाम है। अब ये जो फोर इन लूप है ये क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट में से जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि नेम एज अलाइव, तो सबसे पहले एक एक करके ये लेकर आएगा। सबसे पहले ये नेम को प्रॉपर्टी में लेकर आएगा, इस प्रॉप में लेकर आएगा नेम को। तो मैंने क्या किया, मैंने console डॉट लॉग में प्रॉप लिख लिया, अभी इस प्रॉप में नेम आया हुआ है, जो मैंने कॉलन लगाकर यहाँ पर लिख दिया डायनेमिकली। डायनेमिकली मैंने आपको बताया था ना ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं। ए के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में जब आप वेरिएबल का नाम दे देते हैं, तो वो क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी उठाकर लेकर आ जाता है। तो ये जो प्रॉप है इसके अंदर क्या आया हुआ है, नेम। तो ए नेम इस तरीके से लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से लिखा हुआ है नेम। तो जैसे ही हार्ड कोड वैल्यू में हम लिखते हैं ना, तो वो आपको उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बता देता है, ये भी यही करेगा, बस हमने इसको डायनेमिकली लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं प्रॉप कर देता हूँ, तो ए प्रॉप क्या करेगा, उसकी वैल्यू देगा, और ये प्रॉपर्टी का नाम ला कर देगा, और ये लूप चलेगा हर प्रॉपर्टी के लिए। तो नेम के लिए सबसे पहले चलेगा, फिर एज के लिए चलेगा, फिर अलाइव के लिए चलेगा, एक एक करके जितनी प्रॉपर्टी होगी उन सब के लिए चलेगा। प्रॉपर्टी खत्म तो लूप खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर इसको चला कर देखते हैं ये किस तरीके से आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आया, नेम ताहा एज 53 अलाइव ट्रू। आपको समझ आया कि ये फोर इन लूप किस तरीके से काम करता है।